नमस्कार सभी को। थीम नंबर 3, kinship, caste and class, second part of this chapter. In the first chapter we were discussing about the source of this chapter, story of Mahabharata, vs Sutnakar, structure of family, types of marriage and rule of marriage, and Dharma Sutra, caste and varnas. Please take your notebook and pen. Let's start. Varna. Beyond the four Varnas. In the previous lecture, we learning about Varnas. Four Varnas in that society, like Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Beyond के पार यहाँ जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसमें कुछ सोशल प्रैक्टिसेस फॉलोड की जाते थे जो इन्फ्लुएंस्ड थे ब्राह्मणिकल आइडियाज़ के थ्रू। जो इनको नहीं मानते थे उनको क्या कहा जाता था? निषद। यानी कि जो फॉरेस्ट नोमैडिक जीवन जीते थे, फॉरेस्ट में रहते थे और जो आइडियाज़ को फॉलोअप नहीं किया जाता था, इन्फ्लुएंस नहीं थे, जिनको प्रभावशाली उनके प्रभाव नहीं पड़ता था ब्राह्मणिकल आइडियाज़ का, उनको क्या बोला जाता था? निषद। लाइक जैसे एकलव्य की एक कहानी आती है, जो कि फॉरेस्ट में रहने वाला लड़का है और जो द्रोणाचार्य का शिष्य बनना चाहता है, लेकिन द्रोणाचार्य जो कि बहुत बड़े गुरु हैं पांडवों के, लेकिन वो उनको एजुकेशन देने से मना कर देते, वो अपना स्टूडेंट उसे नहीं मानते हैं, क्योंकि वो क्या थे? वो निषद थे। निषद यानी कि वो समाज के इन्फ्लुएंस में नहीं थे, जो ब्राह्मणिकल आइडियाज होते हैं उनको मानने वाले नहीं थे, इसलिए वो कभी भी उनको शिक्षा या उनको अपना स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं। एंड अनटचेबल्स, तो ये जो है लोग हैं इनके बीच शेयरिंग होती है, बट अनटचेबल ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड इन द मनुस्क्रिप्ट, और ऐसे लोगों को अनटचेबल बोला जाता है। मनुस्मृति रिटन बाय दी मनु, दिस मनु इज ए आदि मानव, यानी कि सबसे फर्स्ट आदमी जो माना जाता है वो मनु को माना जाता है। तो मनुस्मृति उनके द्वारा लिखी गई थी, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द सोसाइटी थे। एंड हमारे धर्मशास्त्र में अनटचेबल्स के लिए भी बताया गया। अनटचेबल होते कौन थे? शूद्र जो हैं उनको एक तरह से अनटचेबल माना जाता था, जो कि सबसे बॉटम में होते थे वर्ण सिस्टम के अंदर। तो ब्राह्मण्स जो थे वो कंसिडर्ड करते थे सम सोशल कैटेगरीज को एज ए अनटचेबल। अनटचेबल यानी कि अपवित्र, जिसको हम टच नहीं करना चाहते, अगर टच करते हैं तो उसको हम क्या हो जाएंगे? हम प्योर नहीं रहेंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे। These are primarily connected with the performance of rituals. They considered as a poor. वो अपने आप को पोर मानते थे ब्राह्मण, लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स जिनको प्योर नहीं मानते उनको हम अनटचेबल कहते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी कार्य जो उनके द्वारा ना किया जाए, अगर वो ऐसा काम करते तो अपवित्र हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे अनटचेबल कैटेगरी में वो आते थे। क्या करते थे? उनसे फूड नहीं लेते थे, जो अनटचेबल्स होते थे उनसे फूड नहीं लेते, उनको छूते तक नहीं थे। और सम एक्टिविटीज थी जो कि रिगार्डेड थी कि पोल्यूटिंग, अगर वो काम करते हैं तो वो पोल्यूटिंग मानी जाएंगी। अगर वो किसी घर में खाना खाते हैं या उनके बर्तन को छू देते हैं या ब्राह्मण को छू देते हैं तो क्या हो जाएंगे? पोल्यूटिंग हो जाएगा, वो दूषित हो जाएंगे। तो इसमें क्या था? जो ये पोल्यूटिंग कार्य जो थे, जिनमें एक ब्राह्मण कहते हैं कि अगर ये एक्टिविटी की जाती है तो अपवित्र माना जाएगा, उसमें थे कि अंत्येष्टि, यानी कि जो डेड एनिमल्स हैं या मरे हुए व्यक्ति हैं उनकी अंत्येष्टि करना, या डेड एनिमल्स को निपटाना, उनका जो भी बाजार है, सिटी जो एरिया होता है उससे बाहर ले जाके उनका निपटान करना, ये सारे काम, उनकी स्किन उतारना, XYZ जो भी काम होते हैं ये किसके द्वारा किए जाते हैं? उन पोल्यूटिंग कार्य किया जाता है। और जो ये काम करते हैं उनको कहा जाता है चांडाल। यानी कि चांडाल भी एक तरह से अनटचेबल लोग होते थे, जो कि ज़्यादातर जो काम करते थे वो सिर्फ उनका यही काम होता था कि वो शरीर की अंत्येष्टि करना, यानी कार्यक्रम, उनका क्रियाक्रम करना, और साथ में जो डेड एनिमल्स हैं उनको निपटान करना। तो ये चंडाल जो हैं एक तरह से एक कैटेगरी बन गई थी जो कि अनटचेबल मानी जाती है, सबसे अपवित्र मानी जाती थी, और इनको ज़्यादातर ये सिटी से बाहर ही रहते थे चांडाल। क्या कहता है? देवर प्लेस द वेरी बॉटम, बिल्कुल सुदूर से भी
नहीं चांडाल थे। शूद्र तो क्या थे, शूद्र सिटी के अंदर रह सकते थे लेकिन चांडाल सिटी में नहीं रह सकते थे। ये डिफरेंस था इनमें। शूद्र जो है ये तीनों की सेवा करेंगे लेकिन ये चांडाल जो है सेवा का कार्य नहीं करेंगे। ये सिर्फ इनका काम ये होगा कि डेड एनिमल्स और जो मरे हुए व्यक्ति उनका निपटान करेंगे। इनके द्वारा ये काम किया जाएगा चंडाल के द्वारा। लेकिन अशूद्र जो है, जिनको अनटचेबल भी हम कह सकते हैं, उनके द्वारा पोलिटिंग कार्य कर सकते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं इनकी सेवा भी करते रहेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि वो सिटी में रह सकते हैं, लोगों की सेवा करेंगे डायरेक्टली, लोग उनसे बात कर सकते हैं या लोग उनको देख सकते हैं, वो दिन में चल फिर सकते हैं सिटी के अंदर, रात को चल फिर सकते हैं। लेकिन चांडाल जो हो सिटी के आउट ऑफ सिटी रहेंगे और इनका मेनली काम ही ये रहेगा। नेक्स्ट कहता है टचिंग एंड सीइंग दैम रिगार्डेड पोल्यूटिंग बाई ब्राह्मण्स। और ये जो चांडाल है इनको देखना और उनको छूना दोनों ही क्या हो जाएगा, अपवित्र माना जाएगा, पोल्यूटिंग माना जाएगा। मनुस्मृति में इनकी कुछ ड्यूटीज लिखी गई है चांडाल की, वो क्या है। फर्स्ट कहता है दे हैड लाइव टू आउटसाइड द विलेज, यानी कि जो एरिया है, मान लीजिए ये गांव है तो गांव के अंदर नहीं रह सकते हैं, ये गांव के बाहर जो होगी चार दीवारी, गांव के एरिया जो होगा उससे बाहर जो क्षेत्र होगा वहाँ पे ये रह सकते हैं, उसके अंदर विलेज के अंदर नहीं रह सकते हैं। ये यूज करेंगे डिस्कार्टेड यूटेंसिल, ऐसे बर्तन जो फेंक दिए गए हैं, जो अनयूजेबल हैं, उनको ये यूज करेंगे। वेयर क्लॉथ ऑफ द डेड, मरे हुए व्यक्तियों के क्लॉथ्स ये पहनेंगे और दूसरे कपड़े नहीं। ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन, उनकी विशेषता ये क्या है कि ये लोहे के ऑर्नामेंट्स पहनेंगे। शौक तो इनको भी होगा लेकिन ये ना तो प्रीशियस स्टोन ना ही कोई प्रीशियस मेटल या लाइक सिल्वर एंड गोल्ड नहीं पहन सकते, सिर्फ क्या पहन सकते हैं, और आयरन के ये पहन सकते हैं। और इनको सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग जो हैं सिटी के अंदर जो हैं आउट वॉक कर सकते हैं लेकिन नाइट में नहीं चल सकते। क्या है, इनको अलाउ नहीं है गांव में और सिटी में रात के समय निकलना। ये दिन में आ सकते हैं लेकिन दिन में भी आने का इनका तरीका होगा, इनके हाथ में लकड़ियाँ होंगी, उनको बजाते हुए आएंगे, शोर करते हुए आएंगे ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये आ रहे हैं और इनसे मुंह फेर लें। इनको देखना भी अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए लोग छूना तो दूर की बात, इनको देखना ही पसंद नहीं करते थे। इसलिए ये क्या करते थे बेचारे, वो करके बजाते हुए आते थे ताकि लोग इनको सींग ना कर सके। और दूसरा ये था इनका काम कि इनको ऐसे सारी चीज़ें बॉडीज को डिस्पोज करना पड़ता था, कोई भी ऐसी बॉडी जिसका कोई भी रिलेटिव नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कोई भी बॉडी इनको मिलती है जिसका कोई रिलेटिव नहीं है तो उनको क्या करेंगे, ये अपने आप उस बॉडी को उठाएंगे, उसको डिस्पोज करने का ये काम करेंगे। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं जो कि फॉरेनर्स होते थे, तो उनमें ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट मॉन्क आते थे चाइनीज, तो उनमें से दो चाइनीज ट्रैवलर्स हैं, फाइयान एंड ह्यूनसांग। अब ये क्या करते हैं, ये भी इस चीज़ को देखते हैं इंडिया के अंदर, और ये इनके बारे में अनटचेबल और जो चांडाल हैं इनके बारे में भी ये कुछ बातें अपने जो एपिक्स हैं, जो इनकी राइटर्स टेक्स्ट हैं उनके अंदर लिखते हैं। क्या कहते हैं, जो फर्स्ट है फाइयान कहते हैं, ये आए थे 5th सेंचुरी में। तो ये लिखते हैं कि जो अनटचेबल हैं वो क्लैपर करते आते थे, यानी कि साउंड निकालते हुए आते थे, लकड़ी बजाते हुए सिटी के अंदर आते थे ताकि लोग उनको अवॉइड कर सकें, उनकी साइट को देख ना सके लोग। और दूसरे जो ट्रैवलर्स हैं वो ये कहते हैं कि वो 7th सेंचुरी में आए थे और उन्होंने देखा कि सारे जो काम है डिस्पोज के या खाल उतारना या डेड एनिमल्स को की सफाई करना, ये सारे काम इनके द्वारा किए जाते थे, इन अनटचेबल या चांडाल के द्वारा किए जाते थे। और ये जो थे चांडाल जो थे, इनको ज़बरदस्ती जो थे डिग्रेडेशन प्रिस्क्राइब किया गया था शास्त्रों के अंदर, इनको बाहर लाइफ में मिला हुआ था। कुछ ड्यूटीज थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया मनुस्मृति में, ऐसे मनुस्मृति के बेस पे भी क्या था, धर्म जो शास्त्र बने, जो ब्राह्मणों ने शास्त्र बनाए, उसके अंदर भी इनको इसी तरह की ड्यूटी सौंपी गई थी, जो कि सारे सारे जो फ्लोटिंग वर्क्स हैं इनके द्वारा किए जाएंगे, आउट ऑफ सिटी रहेंगे। नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज एंड स्टेटस। जो रिसोर्स एंड स्टेटस है ड्यूरिंग दैट टाइम, तो वो ये कहता है कि बर्थ के बेस के सिवाय भी दो तरह से चालू था। बर्थ के बेस पे तो था ही कि भाई ब्राह्मण है वो उच्च कास्ट के हैं, स्त्री है वो राजा बन सकते हैं, ये तो चला ही हुआ था बाई बर्थ।
कुछ प्रिविलेजेज मिलती ही थी। शूद्र है तो शूद्र ही बना रहेगा, चांडाल में पैदा हुआ तो चांडाल ही रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें तो थी ही, लेकिन इसके परे भी, इसके बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें थी जो रिसोर्स एंड स्टेटस अब बताते थे सोसाइटी के अंदर। क्या कहता है, इनके दो क्राइटेरिया को फॉलोअप किया जाता था। टू क्राइटेरिया आर फॉलो बाय द पीपल। फर्स्ट इज बेसिस ऑफ जेंडर, जो लैंगिक आधार है उसके आधार पे, जेंडर के बेस पे उनका बेसिस किया जाता दिया था, मेल एंड फीमेल। ऑन द बेसिस ऑफ वर्णा, और वर्णा के बेस पे भी कि भाई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जो भी है उसके बेस पे भी उनको स्टेटस मिला हुआ था। क्या कहता है, अक्सर जेंडर बेस पे प्रॉपर्टी का बनना, उनका स्टेटस आना। अब जो है ना वुमेन जो है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो वुमेन है वो सबसे जो है उसको मेल से कम तवज्जो दी गई, उसका स्टेटस जो है वो मेल के प्रति कम है, फीमेल को कम दर्जा दिया गया है। क्या कहता है, कुछ सोशल डिफरेंसेज हैं बिटवीन द मैन एंड वुमेन। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, वुमन जो है नॉट एलिजिबल है अपना क्लेम करने के लिए शेयर इन पेरेंटियल प्रॉपर्टी, पिता की प्रॉपर्टी में उसका कोई हक नहीं है, वो दावा भी नहीं कर सकती है। और ये जो पेरेंटल जो प्रॉपर्टी है डिवाइडेड हो जाएगी अमंग्स द सन्स, जितने उसके बेटे होंगे उसमें वो बांट दी जाएगी आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स। ये, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि स्पेशल शेयर मिलता था उसमें सबसे एल्डेस्ट, यानी जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता था क्योंकि वो घर को चलाने वाला माना जाता था। और वुमेन जो थी अपनी गिफ्ट्स जो उसको एक तरह से रिसीव किए जाते थे, जिसको ये स्त्री धन बोला जाता है। स्त्री धन यानी कि जैसे उसने कोई भी उसकी शादी हुई, शादी के समय कोई उपहार मिल गया या उसको कोई दान में कोई चीज़ें मिल गई, तो उस चीज़ में जो उसको मिला है ना, उसको ये माना जाता था कि भाई ये जो है ना स्त्री धन है। जैसे जब वो शादी करके जाती थी तो उसमें कुछ उसको रिसीव गिफ्ट्स रिसीव होते थे, या उसकी माता या पिता के द्वारा कुछ गिफ्ट दिए जाते थे, या उसके पति के द्वारा कुछ गिफ्ट दे दिए जाते, तो उन चीज़ों को सारों को इंक्लूड किया गया है स्त्री धन के अंदर। और स्त्री धन पे भी उसका अधिकार था, उसको ज़बरदस्ती उससे कोई नहीं ले सकता था, उसका पति भी नहीं। लेकिन ये गिफ्ट भी कहीं ना कहीं उसके चिल्ड्रन को मिलते, तो वो देखिए ये कह तो रखा है कि स्त्री धन पे उसका अधिकार था, लेकिन कहीं न कहीं उसके चिल्ड्रन उसको बाद में बाँट लेते थे, और अपने हस्बैंड के बिना वो कोई भी चीज़ को बेच या खोज नहीं सकती थी। खरीद भी नहीं सकती थी, बेच भी नहीं सकती थी। तो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली किसका इन्फ्लुएंस था? हस्बैंड का ही रहता था। ठीक है ना, हस्बैंड का इन्फ्लुएंस उस पर बना रहता था। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति कहता है वुमेन को कोई अधिकार नहीं दे रखा था कि वो फैमिली कोई भी प्रॉपर्टी है या उसके नाम है या फैमिली की प्रॉपर्टी है या उसके खुद के कोई कीमती चीज़ें हैं, अब अपने विदाउट देयर हस्बैंड परमिशन, उसके परमिशन के बिना, अपने हस्बैंड के परमिशन के बिना उसको कुछ भी नहीं कर सकती, ना तो कहीं छुपा सकती है, ना ही वो उसको बेच सकती है, ना ही बिना परमिशन के यूज कर सकती है। अब ये जो टेक्स्ट और जो ये महाकाव्य है इसके अंदर जो सजेस्ट किया गया है कि अपर क्लास वुमेन जो है ना, जैसे प्रभावती गुप्ता का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो वो कुछ रिसोर्सेज को या लैंड को, कैटल्स को, मनी को रख सकते थे, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कंट्रोल बाय दी मैन किए जाते थे, उन पे भी कहीं ना कहीं अधिकार लोगों का रहता था। लेकिन कुछ अपर फैमिलीज लाइक प्रभावती गुप्ता इन जैसी औरतों को कुछ रिसोर्सेज मिले होते हैं, अन्यथा किसी को कोई रिसोर्स नहीं मिला होता। और जो इसमें हम देखने को मिलता है कि सारे के सारा जो मेल है यानी कि मैन जो हैं उनको ज़्यादा राइट मिले हुए थे। नेक्स्ट आता है वर्ण के बेस पे। भाई अकॉर्डिंग टू वर्ण के सिस्टम देखे सबसे ऊपर कौन थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय थे। तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी भी किसके पास पाएगी और सबसे ज़्यादा अमीर भी कौन होगा, रिच कौन होगा, वो सबसे ज़्यादा कौन होंगे, ब्राह्मण और क्षत्रिय होंगे। और नीचे जो सबसे नीचे बॉटम में रहेंगे वो रहेंगे शूद्र, और शूद्रों से नीचे जाएंगे चांडाल। तो इनके पास क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, और ये सबसे निचली पायदान पे होंगे। तो क्या कहता है, जो ऑक्यूपेशन है वो असाइन किया गया था, मोस्टली जितने भी ऑक्यूपेशन है सारे के सारे कहाँ किए गए थे, फर्स्ट थ्री वर्णाज में, क्षत्रिय, ब्राह्मण एंड वैश्य। जो वेल्थिस्ट पर्सन होते थे उनमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण और क्षत्रिय आते थे।
ठीक है ना। बुद्धिज्म जो है उसमें एक डिवीज़न है, उसमें के अंदर सोसाइटी को ये बताया गया है कि जो सोसाइटी है वो कहीं न कहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में फैलती थी। लेकिन बुद्धिज़्म जो है उसमें ये रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि जो महात्मा बुद्ध थे वो कौन थे? क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को डिसरिगार्डेड कर दिया था कि बाय बर्थ जो वर्ण सिस्टम है उससे जो वेल्थी पर्सन मिलता है, जो स्टेटस मिलता है वो नहीं चाहिए। उन्होंने उस चीज़ को ठुकरा दिया था और ये नेचुरल बेस पे नहीं थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था, बाय बर्थ वाली थ्योरी को मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने घर छोड़ के सन्यासी जीवन जीना स्टार्ट कर दिया था। तो कहीं न कहीं ये बातें भी उसमें देखने को हैं। जो बुद्धिज़्म है, महात्मा बुद्ध हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इस आइडिया को कि हायर स्टेटस होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। बर्थ के बेस पे ऐसा नहीं होना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए। जो लोग स्किलफुल हैं या काबिल हैं उनको वो चीज़ें मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अल्टरनेट सोशल सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ, कि ऐसा भी कुछ एग्जांपल देखने को मिलता है कि लोग जो हैं कि जिनके पास ज़्यादा धन है, जो वेल्थी पर्सन है, जो रिसोर्सेज पे ज़्यादा राइट है, वो हो सकता है उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। ऐसा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है कि भाई जो लोग जो अपनी जो उनकी प्रॉपर्टी है उसके बेस पे वो अपनी स्टेटस बनाते हैं, सोशल स्टेटस का क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। तो वो कहीं न कहीं उन्हें वह स्थिति जो है उसकी वेल्थ के कारण मिली है। लेकिन कई बार ये भी माना गया है कि जो समाज में दान देते थे, डोनेट करते थे, तो उनका ज़्यादा स्टेटस माना गया है। ऐसा ही एग्जाम्पल मिलता है हमें तमिल संगम में। तमिलनाडु में एक संगम हुआ था कवियों के द्वारा, उसमें संगम लिखा गया था। तो उसमें ये कहता है कि ऐसे इकोनॉमी और सोशल रिलेशंस के भी कुछ सुझाव दिए गए हैं कि ये डिफरेंसेस जो हैं रिच और पुअर के तो हैं ही, लेकिन रिच और पुअर के बीच में डिफरेंसेस तो थे ही, उनके अंतर था। लेकिन ये माना जाता था कि जो व्यक्ति ज़्यादा रिसोर्सेज और वेल्थ को कंट्रोल करता है वो कहीं न कहीं उन चीज़ों को बाँटेगा। कहीं न कहीं वो चीज़ें वो एक दूसरे के व्यक्ति के साथ संबंध अच्छा बनाने के लिए वो चीज़ को वो एक दूसरे के साथ क्या करेगा, बाँट देगा, ताकि लोग उससे थोड़ा-सा हीन दृष्टि से न देखे, अच्छी दृष्टि से उसको देखें। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कहता है कि सोशल डिफरेंसेस जो हैं, जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो कैसे आ गए, पहले नहीं होता था। जो बुद्धिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जो हमारी सोसाइटी थी उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें फैली हुई थी। धीरे धीरे जैसे सुत्त पिटक है, इनके 3 पिटक होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक है ना, अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक में एक मिथ के बारे में इन्होंने बताया है कि पहले क्या होता था कि लोग शांति से रहते थे। बिल्कुल उसमें किसी तरह की लालच नहीं था, ग्रीडीपन नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे क्या हो गया, ये चीज़ें उनकी कोलैप्स होती चली गई, डिक्लाइन होती चली गई। और फिर क्या हो गया, जो व्यक्ति है वो थोड़ा ग्रीडी होता चला गया। थोड़ा-सा वो क्या हो गया, वायलेंटली होने लग गया, अहिंसा अहिंसा करने लग गया, थोड़ा धोखेबाज हो गया। तो अब धोखेबाजी आ गया तो फिर धीरे-धीरे उसने क्या किया, एक संस्था बनानी स्टार्ट कर दी। तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं किंगशिप के वाज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस, लोगों के खुद के द्वारा बनाए गए हैं। समाज जो भगवान ने बनाया उसमें ऐसा कुछ नहीं था। पहले वाले जो सोसाइटी उसमें किंगशिप देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन लोगों ने अपने कपटीपन के कारण, अपने धोखेबाजी के कारण ये चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी। विद टैक्स फॉर्म ऑफ पेमेंट सर्विंग रेंडेड बाय द किंग, उन्होंने अपना एक किंग बनाया कि भाई हम एक किंग बनाते हैं और उसको हम टैक्स पे करेंगे। क्यों टैक्स पे करेंगे? ताकि वो हमारी सर्विस कर सके, हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते। एट द सेम टाइम ये माना जाता है कि वुमेन जो एजेंसी है वो क्रिएट की गई, उनको इकोनॉमी एंड सोशल रिलेशन बनाए गए ताकि लोग एक दूसरे पे विश्वास कर सके। लोग एक दूसरे के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं और राजा जो है उसको चला सके, समाज को चला सके। अगर ये इंस्टीट्यूशन नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे के मारकाट करते रहेंगे, कोई सोशल कंडक्ट नहीं होंगे, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होंगे, सोशल नहीं जो सोसाइटी वो चल नहीं पाएगी। तो कहीं न कहीं ये ऐसा जीवन जीते रहेंगे, व अव्यवस्थित जो है, अनस्ट्रक्चर जो सोशल लाइफ है वो चलती रहेगी। लेकिन उन्होंने इसको स्ट्रक्चर देने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाए, इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए इन्होंने किंगशिप बनाई और किंगशिप बनाने के लिए उनको टैक्स देना पड़ा, क्योंकि टैक्स देंगे तो उनकी रक्षा वो करेगा।
कहता है इसके लिए जो सिस्टम बना है, ये सिस्टम खुद मानव के द्वारा बनाया गया, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया, वही रिस्पॉन्सिबल है इसके क्रिएशन का। और ये सिस्टम आने वाले टाइम में वो फ्यूचर में चेंज भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल लास्ट जो है जब राजाओं का ज़माना होता था तो राजा थे, आज डेमोक्रेसी है। हो सकता है आने वाला जो फ्यूचर है उसमें और कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिले या उसको भी चेंज कर दे। तो क्या है, मनुष्य खुद ने ये बनाया है, ह्यूमन बींग्स ने, और खुद ही इसको चेंज करता रहेगा। तो किंग है जो, उसको इलेक्ट किया जाता था बाय दी वोल पीपल, उसको बोला जाता था महासम्मत। और ये सहमति से बनाया जाता था, ऐसा नहीं है लोगों को उस समय वोटिंग राइट नहीं था। वोटिंग राइट मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली किया जाता था। ऐसा नहीं था कि आज की तरह हम वोटिंग मशीन या कोई पर्ची डाल के करते होंगे। ऐसे ही उनकी सभा होती होगी और सभा होते हुए भी लोग एक दूसरे को समर्थन करते होंगे, और जिसको ज़्यादा समर्थन मिलता होगा वही क्या बन जाता है, महासम्मता या किंग बन जाता होगा। हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। अब ये कहता है महाभारत से हिस्टोरियंस ने क्या निकाला, उसके बारे में क्या एनालाइज किया। तो ये कहता है द हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने कुछ बातें एनालाइज की महाभारत के बारे में। क्या किया, सबसे पहले लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट। कि भाई किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं, किसी भी एपिक उठाते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी लैंग्वेज पता करते हैं कि लैंग्वेज कौन सी यूज की गई है। क्या लोगों के द्वारा जो बोली जाती थी, जो कि प्राकृत या ब्राह्मी जो भी लैंग्वेज होती है, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उसमें लिखा गया है, या कोई स्पेशल लैंग्वेज यूज की गई है जो कि किसके द्वारा, हाई स्टेटस लोगों के द्वारा यूज किया जाती है, प्रिस्टिस्ट या इलाइट्स ग्रुप के द्वारा यूज की जाती थी। तो महाभारत किस में लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई। तो संस्कृत जो लैंग्वेज है वो इजी है कंपेयर टू जो कि प्रसिद्धि या हमारे वेदों में लिखी गई है, वैसी लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज वो हार्ड संस्कृत लैंग्वेज, क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज है, वो हमें समझ नहीं आएगी। लेकिन महाभारत वाली जो संस्कृत है वो हमें ईजिली समझ आ सकती है। फिर कहता है अ काइंड ऑफ टेक्स्ट वेदर इट वाज मंत्र और स्टोरी, कि वह किस रूप में इसको यूज किया गया है। क्या मंत्र श्लोकी श्लोक है, क्या मंत्री मंत्र है, या कोई कहानियाँ भी हैं कि उसके अंदर जो मंत्र है, क्या परिशिष्ट जो थे पुजारी जो थे वही पढ़ सकते थे, या स्टोरी रूप में भी है कि आम लोग ऑर्डिनरी जो पीपल हो वो भी पढ़ सकते थे। फिर कहते हैं कि ऑथर जो लिखने वाला उसका परिशिष्ट क्या है, रिटर्न टेक्स्ट, कि जो टेक्स्ट लिखा गया है उसमें लेखक की क्या विचारधारा है, क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है, क्या उसने इन्फ्लुएंस दिखाया अपने एनवायरनमेंट का, क्या उसकी जो नॉलेज थी या जिस पर्टिकुलर सोसाइटी जो बिलोंग करता था, क्या उससे कुछ इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। ऑडियंस whom इट वाज रिटन, कि ऑडियंस जो हैं, सुनने वाले जो हैं, उनका क्या प्रभाव रहा, क्या उनके लिए ये लिखा गया है या उनके लिए नहीं लिखा गया है। क्या सिर्फ और सिर्फ ये मंत्रोच्चारण के लिए लिखा गया था, क्या ये सुनने के लिए लिखा गया था, सिर्फ इसको गाया जा सकता था, या फिर ऑडियंस के द्वारा इसको सुना जाता था या उनके द्वारा भी पढ़ा जा सकता था। फिर कहता है डेट ऑफ कंपोजिशन और कंप्लीशन ऑफ टेक्स्ट, कब लिखा गया, इसकी डेट क्या थी, क्या भगवान श्री कृष्ण इसके समय से पहले थे या नहीं थे, रामायण से पहले लिखी गई या बाद में लिखी गई, क्या इतनी सारी वेरिएशन जो देखने को मिलती है वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, क्या वो सारी चीज़ें सत्य हैं, या कौन से पार्ट में लिखी गई, क्या कुरुक्षेत्र में इसका युद्ध हुआ था या तमिलनाडु में इसको लिखा गया था। तो ये चीज़ें भी इनको एनालाइज की गई, और कहाँ पे लिखी गई, कौन से स्थान पे लिखी गई, किस पार्ट में लिखी गई। क्योंकि हम साउथ की महाभारत पढ़ते तो उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, कुछ ट्रेडिशन कुछ कल्चर उसमें इंक्लूड किए गए हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में देखते हैं तो इसके 1000 श्लोक थे, वर्सेस थे, लेकिन आज हम देखते हैं तो 1 लाख के करीब हैं। तो बहुत बड़ा महाकाव्य बन गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें वेरिएशन आने जायज़ थे और ये सारी इन्फ्लुएंस भी मिलनी चाहिए थी। तो ये जितने भी बातें हमने बताई, ये हिस्टोरियंस कहीं ना कहीं इनका जवाब ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद इस सोसाइटी का क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, उसके बाद कुछ रिपोर्ट कंपाइल करते हैं, तब हम किसी डिस्कशन पे पहुंचते हैं और वहाँ की जो हिस्ट्री है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट we have considered द संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ महाभारत। महाभारत की जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। उन्होंने क्या निकाल लिया कि भाई इसकी जो लैंग्वेज थी महाभारत की वो संस्कृत है। और संस्कृत कौन सी है, वो संस्कृत है जो कि सिंपलर है वेदाज और प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है, प्रशस्ति ए प्रेज लेटर होते हैं जो कि किसी किंग के बारे में उसके कोर्टयार्ड कवि हैं जो उसके द्वारा
लिखे जाते हैं उनकी प्रशंसा में, उसको बोलते हैं प्रशस्ति। तो ये संस्कृत जो यूज की गई थी वो बड़ी सिंपल थी। सो ये आराम से अंडरस्टूड हो सकती थी। बट हु रोट द टेक्स्ट, किसने इसको लिखा? ओरिजिनल जो स्टोरी है वो कंपोज्ड बाय द चैरिट्स, जो सारथी होते थे जिनको सुत बोला जाता था, उनके द्वारा ये लिखी गई थी। जो 1000 श्लोक मैंने बताए स्टार्टिंग में जो लिखे गए थे वो कहीं ना कहीं चैरिट्स के द्वारा लिखे। क्यों? सुत उनको बोला जाता था, ये सारथी होते थे किंग के, और ये डायरेक्टली क्या करते थे, साथ जाते थे युद्ध में। कहाँ पे? राजा के साथ रहते थे हमेशा। तो ये राजा के बारे में सारी चीज़ें जानते थे, इसलिए ये ओरिजिनल रूप से लिखते थे, कंपोज करते थे। और ये बहुत सारी ऐसी पोएम भी कंपोज करते हैं जो कि प्रशंसा करती थी, किसकी? प्रेज करती थी उसकी जीत की खुशी में, और उसके बदले इनको क्या मिलता था? धन दौलत मिलता था। लेकिन ये भी ये मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये भी कोई ऑथेंटिक नहीं थे। इसमें भी हम श्योरिटी नहीं कर सकते कि ये बात हुई होगी, क्योंकि ये सारथी किसके थे? किंग के। अब किंग की प्रशंसा करेंगे क्योंकि इनको धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, लेकिन ये इसकी कमी तो नहीं बताएंगे। तो कमियां ये नहीं बताते, इनकी प्रशंसा ही करते थे। अब हस्तिनापुर, जिसके बारे में ये पूरी बताई गई है, हस्तिनापुर को जब ढूंढा गया तो उसके बारे में कुछ बातें हम उसको बताते हैं, उसके बारे में जानते हैं। जब उसकी खुदाई की गई वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली। अब मेरठ जो यूपी है उसमें ये हस्तिनापुर एक जगह पे का नाम है, वहाँ पे ये खुदाई की गई, और ये बीबी लाल आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा ये खुदाई की गई थी, और ये हुई थी 1951 टू 1952 के अंदर। तो जो है अब इसमें क्या मिला है, इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ढूंढी। तो उसमें सबसे जो हाउसेज हैं उनके बारे में इन्होंने बताया कि इस दौरान महाभारत का जो काल है उसके दौरान जो थी मड ब्रिक्स, कच्ची ईट ईंटें थी मिट्टी की बनी हुई, कुछ उसमें कुछ मिलाया हुआ होता था, जैसे घास फूस मिला दिया जाता था, कुछ पकी हुई ईंटें मिली हैं। और ये कुछ एक को ऐसी जगह भी लगाया गया था जहाँ से हो सकता है कि सीवरेज जैसी कोई प्रणाली भी रही हो, कि जो फालतू का पानी है उसको ड्रेन आउट करने के लिए, कि जो गंदा पानी है उसको साइड बाय साइड, ऐसी कुछ नालियाँ भी देखने को मिली हैं। टेराकोटा के रिंग वेल मिले हैं। इस तरह के रिंग वेल इस तरह के होते हैं, ऐसे लंबे स्ट्रक्चर, ऐसे लंबा होता है और इसमें रिंग जैसे ऐसे छल्ले होते हैं, ताकि इसमें कोई भी डिस्पोज किया जाए तो नीचे तक जा सकता है। तो इनको मोस्टली यूज किया जाता है एज ए बाथ रूम और ड्रेनेज पिट्स, टॉयलेट के तौर पे इनको यूज किया जाता है। अब वहाँ पे जो पोलियंड्री यानी कि बहु, एक तो थी बहु बहु पत्नी प्रथा, और एक है बहुपति, जिसके अंदर क्या होता है, एक हस्बैंड होता है उसकी बहुत सारी वाइफ होती है। लेकिन ये इसके अंदर क्या होती है कि एक पत्नी होती है उसके बहुत सारे क्या होते हैं, पति होते हैं। लेकिन ये हमारे समाज में ज़्यादा प्रचलित नहीं मानेंगे। लेकिन महाभारत के अंदर इसका जिक्र किया गया, क्योंकि द्रौपदी क्या थी, 5 पांडव थे, उनकी पत्नी थी। तो कहीं ना कहीं एक पति और एक पत्नी और बहुत सारे उनके पति होते थे। तो ये कहाँ से आया, ये आइडिया कहीं ना कहीं महाभारत से आया। कहीं ना कहीं या तो ये पहले हमारी जो महाभारत से पहले सोसाइटी उसके अंदर देखने को मिला होगा, या महाभारत के बाद भी ये उस समय हमारे सोसाइटी में रहा होगा। तो ये जो सिस्टम है क्या है, द्रौपदी की मैरिज होती है पांडव के साथ, जो कि पोलेंड्री मैरिज थी। पोलेंड्री मैरिज महाभारत में सजेस्ट करते हैं डिफरेंट थिंग, क्या करते हैं, इट मे बी शॉर्टेज ऑफ वुमेन ड्यू टू इंसेंट वार्स और ड्यू टू सब्सिस्टेंशियल क्राइसिस। कि भाई उस समय ये दो बातें हो सकती हैं, कि पहली तो कि वुमेन की शॉर्टेज रही होगी भाई वहाँ। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे युद्ध होते थे, वुमेन कम होती थी, तो क्या होते थे, एक बहू ले आते थे और उसके सभी पति बन जाते थे, ये कारण रहा होगा। या फिर लड़कियों को उस समय भाई कमी रही होगी, या फिर वो भाई उस समय जो नरेटिव है, जो लिखने वाला है, वो नहीं कर पाया रिफ्लेक्ट सोशल रियलिटी उस समय की। हो सकता है उसने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात बता दी हो, या उसने अपने महाभारत लिखते हुए यही सिचुएशन दिखाना चाहता हो, लेकिन सोसाइटी में ऐसा नहीं चलता हो। तो ये दो बातें हो सकती हैं।
लास्ट टॉपिक आता है और वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, अ महाभारत इज ए डायनेमिक टेक्स्ट, कि महाभारत जो है गतिशील ग्रंथ है, कि गतिशील ग्रंथ है भाई। क्या है इसका मतलब, कि गतिशीलता का मतलब क्या है भाई, कि महाभारत के अंदर हमने इतनी बातें पढ़ी, क्या वो हम आज पढ़ सकते हैं। क्या कहता है, महाभारत वाज रिटन इन वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। आज भी महाभारत का उतना ही महत्व है जितना उस समय था। बहुत सारी रूल एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट आज भी हम फॉलो करते हैं, जैसे गोत्र सिस्टम आज भी करते हैं हम भाई, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ महाभारत से आज भी आते हैं। हम पितृसत्तात्मक पद्धति आज भी अपनाते हैं भाई, उस समय भी थी। तो ये चीज़ें क्या है, कुछ चीज़ें हमने बताते हैं कि महाभारत जो है एक डायनेमिक टेक्स्ट है। क्या कहता है, सबसे पहले यही बताता है कि बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा गया है। दोज पीपल हु रोट वर्जन्स ऑफ द एपिक एडिट स्टोरी ओरिजिनेटेड सर्कुलेटेड देयर लोकेलिटीज, और जहाँ जहाँ ये लिखी गई अपनी अपनी बातें उन्होंने ऐड करते चले गए, ताकि उस समय जो सोसाइटी है उसके बीच वो चीज़ें रही होंगी, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, वो चीज़ें इन्फ्लुएंस हो के अपने एनवायरनमेंट से वो चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी। और जाहिर सी बात है, कोई भी बात लिखेंगे तो अपने कल्चर के बारे में हम लिखना ज़रूर पसंद करेंगे। दिस सेंटर स्टोरी जो है एपिक की, वो रिटोल्ड करती है मैनी वेज में भाई, अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके से उनको बताया जाता है, ठीक है। और पेंटिंग और स्कल्पचर के बारे में भी बताते हैं, हमारे कल्चर, हमारी कलाकृतियाँ, उनके बारे में भी बताता है। और ये दे आल्सो प्रोवाइड थीम ऑफ वाइड रेंज ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट, प्लेस, डांस एंड काइंड्स ऑफ सोसाइटी। तो ये चीज़ें भी ये बताता है, ठीक है। अब महाभारत जो है वो क्या है कि एक सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। सिर्फ एक महाभारत एक महाकाव्य नहीं है, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे उसमें जो कमेंट्री हम इसमें दिखी गई है, जो ये के राइटर्स हैं उनके द्वारा लिखी गई है, या अन्य लोगों के द्वारा लिखी गई, इस समुदाय के बीच में उसमें कायम थी, वो आज भी कायम है। अनेक ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जिनका किसी खास स्पेशल लोगों पे ही प्रचार हुआ है उनके बीच में, वे सब इस महाकाव्य में क्या कर दिए, इस टेक्स्ट में जोड़ दिए गए। क्योंकि अलग अलग राइटर ने इसको लिखा तो अलग अलग जगह पे लिखा गया, तो वो अलग अलग चीज़ें इसमें जोड़ दी गई। और साथ में क्या होगा, इस जो स्टोरी है ये महाभारत की, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग तरह से जोड़ दी गई, जैसे मूर्ति कला, चित्रों में भी दर्शाया गया है। महाकाव्य को नाटकों नृत्य कलाओं के लिए भी एक विषय वस्तु प्रदान की गई है, इसको नाटकों के थ्रू भी हम प्रस्तुत करते हैं। तो क्या है, महाभारत इसलिए क्या है, एक डायनेमिक टेस्ट है। आज हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा और ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, एंड if you have any query, please comment in our comment box. Thank you.